मेरे प्यारे भाई और बहनों, दोस्तों और युवा साथियों, आपको मेरा नमस्कार और अभिनंदन। मेरा नाम राधा सुखानी है। व्यवसाय से मेडिकल डॉक्टर हूँ। मैं आपके साथ आज मोटापे के विषय में चर्चा करूंगी। यह भाग 2 या पार्ट 2 है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि आप पार्ट 1 जरूर देखिए, नहीं तो यह चर्चा अधूरी रह जाएगी आपके लिए। मैं शुरू में ही यह कहना चाहती हूँ कि मेरी चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु या फोकस यह रहेगा कि मोटापे का स्थायी निवारण कैसे करें। इसका मतलब कि हम मोटापे के लिए से हमेशा के लिए कैसे छुटकारा पा सकते हैं। पार्ट 1 में मैंने आपके साथ मोटापे के कारण का पूरा विवरण किया। यह बताया कि मेडिकल साइंस की नई रिसर्च यह बता रही है हमें कि मोटापे का कारण है शरीर में हार्मोन्स का असंतुलन। और ये हार्मोन्स का असंतुलन इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारा आहार पौष्टिक नहीं, प्राकृतिक नहीं और जीवित नहीं। हमारा आहार कृत्रिम हो गया है। साथ ही साथ हमारी जीवन शैली संतुलित नहीं रही है। इसी की वजह से हमें मोटापा और कई आधुनिक बीमारियां हो जाती हैं। तो अगर हमें मोटापे के कारण की नई साइंस पता है, उसका ज्ञान है, तो हम मोटापे की समस्या का समाधान कर सकते हैं और वो समाधान भी हम प्राकृतिक नियमों से कर सकते हैं। ये कहा जाता है कि ज्ञान ही समस्या का समाधान है, अज्ञान से हम शक्तिहीन हो जाते हैं। तो अगर हमें मोटापे की समस्या का पूरा ज्ञान है, उसका कारण पता है, तो हमें सिर्फ उमंग, उत्साह और दृढ़ संकल्प चाहिए और उससे हम मोटापे से हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। मैंने आपको पार्ट 1 में बताया कि मोटापे के बारे में हम कुल मिलाकर के 8 मुद्दों पर विचार करेंगे। उसमें से हम 6 मुद्दों पे ऑलरेडी विचार कर चुके हैं। जैसे कि मोटापा कितना प्रचलित है और 50 साल में कैसे महामारी बन गया है। मोटापा क्या है? मोटापे का हमारे स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पे क्या असर है? डॉक्टर्स मोटापे का इलाज क्यों नहीं करते? डाइट और एक्सरसाइज प्लान क्यों फेल हो जाते हैं? हर साल 50-60 बिलियन डॉलर खर्च होते हैं, उसके बावजूद भी ये प्लान फेल हो जाते हैं। इसके कारण भी हमने पार्ट 1 में डिस्कस किए और उसके बाद हमने मोटापे की नई साइंस के बारे में विचार किया, जिसने हमें यह बताया कि मोटापे का कारण है हार्मोन्स का असंतुलन। और हार्मोन्स का असंतुलन इसलिए है क्योंकि हमारा आहार पौष्टिक नहीं, हमारी जीवन शैली संतुलित नहीं। तो इस ज्ञान के साथ आज हम इस बात पे विचार करेंगे कि मोटापे से बचाव कैसे करें और मोटापे का निवारण कैसे करें। शरीर में जो ज्यादा फैट जमा हो चुका है और अपना वजन घटाना चाहती है, तो उसके लिए सबसे अच्छी चिकित्सा प्रणाली जो आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है, उसका नाम है टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग। यह चिकित्सा प्रणाली मोटापा और डायबिटीज दोनों के निवारण में बहुत सफल रही है और इसके बारे में हम ज्यादा विचार करेंगे। तो आज हम सेक्शन 7 पे ये विचार करेंगे कि मोटापे से बचाव कैसे करें, उसका निवारण कैसे करें। हमें नई साइंस का पता है कि मोटापा इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर में हार्मोन्स का असंतुलन है और हम अपने शरीर का ज्यादा फैट जो जमा हो चुका है उसको टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग चिकित्सा प्रणाली से बदल देंगे। तो हमने नई साइंस में यह विचार किया कि हार्मोन्स का असंतुलन इसलिए होता है क्योंकि इंसुलिन की मात्रा शरीर में बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे भोजन जो है उसमें चीनी बहुत ज्यादा है और उसमें रिफाइंड आटा और मैदा बहुत ज्यादा है। दूसरा, हमारे शरीर में कॉर्टिसोल की मात्रा ज्यादा है जो स्ट्रेस की वजह से है और ये इसलिए है क्योंकि हमारी जीवन शैली संतुलित नहीं, हमें पूरी नींद नहीं आती। हमारे शरीर में मेलेटोनिन की कमी है क्योंकि हम सूर्य प्रकाश का पूरा सेवन नहीं करते और रात को देर तक अपने डिजिटल साधनों की ब्लू लाइट के साथ जुड़े रहते हैं। तो अगर हमें मोटापे का कारण पता चल गया है, तो हम मोटापे से बचाव भी कर सकते हैं और उसका निवारण भी कर सकते हैं। तो निवारण के लिए और बचाव के लिए सबसे पहले हमें हार्मोन्स का असंतुलन हटाना पड़ेगा। उसके लिए हमें
नेचुरल होलिस्टिक फूड, प्राकृतिक पौष्टिक जीवित आहार खाना पड़ेगा। फैक्ट्री का खाना, फास्ट फूड और जंक फूड को हटाना पड़ेगा। दूसरा, हमें अपनी जीवन शैली को संतुलित करना पड़ेगा। जीवन शैली के 3 व्यवहार हैं जिन्हें हमें संतुलित करना है। एक तो सो कब रहे हैं, जाग कब रहे हैं, भोजन 24 घंटे के काल चक्र में कितने घंटे खा रहे हैं और कितने घंटे उपवास में हैं। तीसरा, व्यायाम और विश्राम कब कर रहे हैं। उसके बाद मोटापे के पलटने के लिए, मोटापे के निवारण के लिए जो हमारे शरीर में ज्यादा फैट जमा हो गया है उसको हम कैसे हटा सकते हैं, और उसके हटाने की सबसे अच्छी प्रणाली है टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग। मैंने आपको बताया कि टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग को इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कहा जाता है, लेकिन ये फास्टिंग की पद्धति नहीं है, क्योंकि फास्टिंग का मतलब आपने 24 घंटे में खाना कम खाया। इसमें 24 घंटे में खाना आप पूरा खा सकते हैं, सिर्फ नियमित समय में वही पूरा का पूरा खाना खाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपने भोजन में से कमर्शियल फूड, कमर्शियल मीन्स फैक्ट्री में बने हुए खानों का निवारण करना पड़ेगा, उनको हटाना पड़ेगा। इसमें कौन कौन से पदार्थ आते हैं? सबसे पहले तो आता है रिफाइंड फ्लावर, रिफाइंड शुगर। इनका पूरा बहिष्कार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे शरीर में इंसुलिन बढ़ने के सबसे बड़े कारण रिफाइंड आटा, मैदा और रिफाइंड शुगर है। अगर नमक भी ज्यादा खाया तो भी शरीर में पानी थोड़ा ज्यादा भर जाता है, तो नमक भी थोड़ा कम खाएं। दूसरा पदार्थ जिसका पूरा बहिष्कार करना है वो है रिफाइंड ऑयल्स, क्योंकि रिफाइंड ऑयल्स हमारे शरीर का को कुछ भी फायदा नहीं देते। वो हमारे शरीर में जहां तहां जमा हो जाते हैं, सबसे ज्यादा फैट लिवर में फैट बना देते हैं। तो रिफाइंड ऑयल हमें बिल्कुल भी नहीं खाना। उसके बाद मांस और घने दूध के पदार्थ, इनको या तो निकाल देना है या कम से कम खाना है। अब घने दूध के पदार्थ क्यों नहीं? क्योंकि घने दूध के पदार्थों में जैसे कि चीज हुआ और पनीर हुआ, उसमें प्रोटीन तो होता है पर उसके साथ फैट बहुत ज्यादा होता है। जैसे अगर आप 100 ग्राम पनीर लेंगे तो उसमें 18 ग्राम तो प्रोटीन होगा पर 20 ग्राम सैचुरेटेड फैट। अगर आप चीज ले रहे हैं तो उसमें 60 से 70% फैट, चर्बी होती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारे लिए कितनी हानिकारक है और ये हमें मोटापा दे सकती है। तो कुछ चीजों का बहिष्कार करना है, कुछ चीजों को कम करना है या उनको अपने भोजन में नहीं डालना है। जो चीजों का पूरा बहिष्कार करना है वो आपके सामने है। जितने भी पैकेट के खाने हैं, फास्ट फूड और जंक फूड हैं, उसमें कोई पौष्टिक तत्व नहीं है, उसमें सिर्फ शुगर और रिफाइंड ऑयल्स हैं, जिसके से हमारे शरीर में इंसुलिन बहुत बढ़ जाती है और मोटापा बढ़ जाता है। इसमें सबसे बुरी से बुरी चीज आपके सामने है मीठे पेय पदार्थ। मीठे पेय पदार्थ जो हैं, जैसे जितनी भी कोला ड्रिंक्स हैं, विटामिन वाटर्स हैं या स्पोर्ट्स ड्रिंक्स हैं, उनमें चीनी, एक अलग तरह की चीनी होती है, रासायनिक चीनी होती है, जिसको बोलते हैं हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप मक्का से बनाई जाती है रासायनिक तरीके से। यह चीनी हमारे शरीर के कोई काम की नहीं है, यह सीधा फैट बन करके लिवर में बैठ जाती है, और एक बार फैटी लिवर हो जाता है तो सारी की सारी मोटापे की बीमारियां आ जाती हैं और मोटापा भी आ जाता है। अब मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि जितने भी खाद्य पदार्थ हमें फैक्ट्री से बने हुए मिलते हैं या फास्ट फूड, जंक फूड से आते हैं, वो सारे के सारे शुगर में बहुत ज्यादा होते हैं। इनको हाई ग्लाइसेमिक फूड्स बोला जाता है। और जितने भी प्राकृतिक खाद्य पदार्थ हैं वो लो ग्लाइसेमिक, मतलब उनके खाने से शरीर में चीनी की मात्रा नहीं बढ़ती। तो जितने भी फैक्ट्री के खाने हैं, जैसे कि चिप्स हुए, बिस्कुट्स हुए, केक्स हुए, सफेद चावल हुए, डबल रोटी हुई, ये हमारे शरीर की शुगर का लेवल बहुत बढ़ा देते हैं। और एक बार शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो साथ साथ इंसुलिन भी बढ़ जाती है। जब इंसुलिन बढ़ जाती है तो शरीर में चर्बी ज्यादा आ जाती है, क्योंकि इंसुलिन को फैट स्टोरेज हार्मोन कहा जाता है। ये आप किसी डायबिटिक मरीज से पूछिए, जैसे ही वो इंसुलिन इंजेक्शन शुरू करता है कुछ ही महीनों में उसका वजन 12-15 किलो बढ़ जाता है। दूसरा,
जितनी शरीर में इंसुलिन ज्यादा उतना ही भूख ज्यादा, क्योंकि इंसुलिन जो हमारे खून का शुगर लेवल एकदम नीचे गिरा देती है, नॉर्मल से भी नीचे गिरा देती है। और जब शुगर लेवल बहुत नीचे गिर जाता है तो भूख बहुत लगती है। तो अगर आपने फैक्ट्री के बने हुए चिप्स, बिस्किट, आइसक्रीम इत्यादि खाए तो आपको हर 2-2 घंटे भूख लगेगी। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आप सुबह का नाश्ता मीठे पदार्थ से शुरू करेंगे तो सारा दिन हर 2-2 घंटे आप खाते ही रहेंगे और मोटे हो जाएंगे। और उसकी जगह अगर आप प्राकृतिक खाना खाएंगे, जैसे मोटा अनाज हुआ, मोटा धान हुआ, सब्जियां हुई, फ्रूट हुआ, तो आपका शरीर का ग्लूकोज लेवल बहुत धीरे चढ़ेगा ऊपर और वो कई घंटे तक बना रहेगा। आपको भूख भी न लगेगी, इंसुलिन की मात्रा भी नीचे बैठी रहेगी और आप मोटे हो ही नहीं सकते। तो आप समझ सकते हैं कि मोटापे के निवारण के लिए अपने भोजन का कितना ज्यादा महत्व है। अब ये जानी मानी बात है कि चीनी या शुगर जो है वो एक तरह से नशा है या लत है, और इसको कोकेन से या सिगरेट की निकोटीन से कंपेयर किया गया है। तो अगर आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, ज्यादा चीनी खा रहे हैं, तो आपका ब्लड शुगर बढ़ जाता है, इंसुलिन ज्यादा बनती है। अगर इंसुलिन ज्यादा बनती है तो शरीर में फैट ज्यादा जमा होता है, और जब इंसुलिन ज्यादा होती है तो शुगर भी नीचे गिर जाती है, जैसे मैंने बताया। और उसके बाद भूख बहुत ज्यादा लगती है, भूख ज्यादा लगती है तो फिर आप वापस खाना शुरू करते हैं। तो इस तरह का एक चक्र चलता रहता है जो हमारे को मोटे पे मोटा करता जाता है। तो अगर इन सब चीजों से बचना है तो हमारा आहार पौष्टिक, प्राकृतिक और जीवित होना चाहिए। और ये कहाँ से आता है? सब पेड़ पौधों से, शाकाहारी भोजन। अगर आप शाकाहारी भोजन बराबर मात्रा में खाएंगे तो आपको जितने भी पौष्टिक तत्व हैं वो पूरे के पूरे मिलेंगे। आपको पता होना चाहिए वो किस मात्रा में खाने हैं। इसके बारे में हम अभी आगे चल के बात करेंगे। तो हमारे पौष्टिक तत्व क्या हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो हमारे को ज्यादा मात्रा में चाहिए। ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। जो कार्बोहाइड्रेट हमें शाकाहारी भोजन से मिलते हैं उनकी शुगर की मात्रा बहुत कम होती है, वो लो ग्लाइसेमिक होते हैं। जो उसमें से प्रोटीन आता है हमें शाकाहारी भोजन से, वो क्षारीय है। पर जो प्रोटीन हमें मांस और दूध से आता है वो अम्लीय है, और हमारा शरीर क्या है? क्षारीय है। अगर हम क्षारीय भोजन खाएंगे तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तीसरा, फैट्स। जो फैट्स हमें शाकाहारी भोजन से मिलते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं, वो हमारे लिवर में जाके नहीं बैठते, वो हमारे शरीर में बुरा कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाते। बुरा कोलेस्ट्रॉल बनाने वाले कौन से हैं? जो फैट्स हमें मांस से और दूध से मिलते हैं। तो आप समझ लीजिए कि शाकाहारी भोजन का, पौष्टिक भोजन का हमारे स्वास्थ्य में कितना ज्यादा महत्व है। अब जो शाकाहारी भोजन है उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, वो पौष्टिक पदार्थ जो हमें कम मात्रा में चाहिए वो भी बहुत अच्छी तरह होते हैं, जैसे कि विटामिन, मिनरल्स और एक दूसरा पौष्टिक तत्व जिसको बोला जाता है एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स वो पौष्टिक तत्व हैं जो हमारे शरीर की कोशिकाओं को एकदम साफ रखते हैं और हमारे को स्वस्थ रखते हैं। तो हमें शाकाहारी भोजन सबसे ज्यादा स्वस्थ रखता है, पर इसको बराबर मात्रा में खाना है। तो हम आपको बताएंगे कि आपके शाकाहारी भोजन में 50% आपको सब्जियां चाहिए, आपको फ्रूट चाहिए। 40% सब्जी, 10% फ्रूट। प्रोटीन्स की मात्रा 20%, मतलब कैलोरीज 20% आपको प्रोटीन से आएंगी। इनमें प्रोटीन्स में आपको दालें हैं, फलियां हैं। 10% कैलोरीज आपको मोटे धान से। अब आप देखेंगे कि मैंने ग्रेन्स या धान सिर्फ 10% रखा है और सब्जियां रखी हैं 40%, क्योंकि सब्जियों में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और धान में पानी की मात्रा कम होती है। तो हमारे पाचन शक्ति के लिए जिस भोजन में पानी ज्यादा होता है वो अच्छी तरह से पचता है। हमारे को 20% कैलोरीज हेल्दी फैट जो हमें प्राकृतिक तरीके से शाकाहारी भोजन में मिलता है बहुत जरूरी है, क्योंकि फैट हमारे मस्तिष्क में है,
फैट हमारी नर्व्स में है, हमारा 80% मस्तिष्क फैट है, हमारी हार्मोन्स, विटामिन डी, ये सब फैट के साथ जुड़े हुए हैं। तो फैट हमारे शरीर के लिए जरूरी है। जो खाने में फैट बिल्कुल नहीं, वो आपको शक्ति नहीं देगा। पर हमें फैट कौन सा खाना है? प्राकृतिक, कच्ची घानी के तेल, थोड़ा सा घी तेल और मुट्ठी भर नट्स। इसके बारे में आगे ज्यादा बात करेंगे। तो हमने बोला कि हम आपको मात्रा बताएंगे कि शाकाहारी भोजन में आपकी मात्रा क्या होनी चाहिए, जिससे कि आहार पूरा होलिस्टिक हो। तो उसमें कम से कम आपको 5 कप सब्जियां और 1 या 2 कप फ्रूट, अगर बच्चा है तो ज्यादा खा सकता है। जो सब्जियां जमीन के ऊपर उगती हैं, उनमें शुगर की मात्रा बहुत कम होती है, और जो सब्जियां जमीन के नीचे उगती हैं, उसमें स्टार्च की मात्रा ज्यादा आती है, वो ज्यादा शुगर बनाती है। इसीलिए उनको थोड़ी कम मात्रा में खाना है। सब्जियों में यह ध्यान रहे कि उनका जूस ना निकालें और उनका फाइबर उठा के फेंक न दें, क्योंकि फाइबर हमारे लिए बहुत जरूरी है। फाइबर हमारे शुगर लेवल को कम रखता है और हमारे शरीर के फैट लेवल को भी कम रखता है। तो इसीलिए आप सब्जियों का जूस ना निकालें, फ्रूट का जूस ना निकालें। एक बार फ्रूट का जूस निकालेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा शुगर एक ही ग्लास में आ जाएगी। 1 ग्लास फ्रूट जूस अगर आपने ऑरेंजेस का बनाया तो समझ लीजिए आपने 4 नारंगियां 1 मिनट में खाई। तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा शुगर है। तो आप जूस सिर्फ बच्चे, बूढ़े और बीमार के लिए छोड़े। अगर आपके दांत हैं तो आप फल खाइए और सब्जियां खाइए। यह ध्यान रहे कि सब्जियां 30% आप कच्ची खाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। और कच्ची खाने का तरीका है सैलेड में खाएं या उनकी स्मूदी बनाएं, फाइबर निकाल के न फेंक दें। जो दालें और फलियां हैं वो हमें प्रोटीन देती हैं। अब तक हमारी सोच यह थी कि अच्छा प्रोटीन जो है वो सिर्फ दूध और मांस से ही आता है, पर ये बात गलत है। हमारी दालों और सब्जियों में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। अगर हमको मिला जुला करके खाएंगे तो हमें हर तरह का अच्छा प्रोटीन मिल जाएगा। और आज तो आप देख रहे हैं कि दुनिया में लाखों लोग शाकाहारी बन रहे हैं, तो इसका मतलब यह बात अब ठीक है कि हमें प्रोटीन हमारे शाकाहारी भोजन से बहुत अच्छी तरह मिल जाता है, सिर्फ मिला जुला के खाना है। तो जब आप दालें खा रहे हैं तो हर तरह की दाल खाएं, फलियां भी खाएं। अगर आपको फलियों से गैस का प्रॉब्लम है तो उनको अंकुरित कर लीजिए और यह प्रॉब्लम आपका चला जाएगा। हमारे पौष्टिक आहार में होल ग्रेन्स, मोटे अनाज का बहुत महत्व है। और मोटा अनाज में कितना खाना है? 1 कप। मुझे ये बताना आपको भूल गया कि एक कप का मतलब होता है 125 ग्राम। तो मोटा अनाज कितना खाना है? 100 से 125 ग्राम। मोटा अनाज सबसे अच्छा होता है मिलेट्स। मिलेट्स का मतलब बाजरा और ज्वार, सोरगम, और उसके साथ जौ और कुट्टू, ये सब मोटे अनाज में आते हैं। पर सबसे ज्यादा फाइबर जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है वो बाजरा में होता है। बाजरा को अब अद्भुत ग्रेन माना गया है, अद्भुत अनाज, क्योंकि इसमें 15% फाइबर होता है। और फाइबर हमारे भोजन में वो चीज है जो हमारे शुगर को नीचे रखती है, हमारे को मोटापे से बचाती है, हमारा पेट भरे रखती है। तो अगर हम बाजरा को गेहूं से कंपेयर करें तो बाजरा में 15% फाइबर, गेहूं में 5% फाइबर, और वो भी पूरा गेहूं का आटा, ये नहीं कि उसमें से चोकर निकाल दिया गया हो। और चावल में सिर्फ 0.5 ग्राम फाइबर। इसीलिए जैसे ही डायबिटीज होती है तो पहले डॉक्टर आपको क्या बोलता है? चावल बंद करो, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत कम है। और डायबिटीज और मोटापे के लिए सबसे अच्छा धान क्या है? बाजरा। अगर आप गेहूं का आटा खा रहे हैं तो ध्यान रखें कि उसमें से चोकर न निकालें। गेहूं का आटा जितना सफेद वो आपके स्वास्थ्य के लिए उतना ही हानिकारक, क्योंकि वो जाकर के शरीर में शुगर का लेवल बहुत बढ़ा देगा। अब बाजरा को अद्भुत धान माना गया है क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है, ये एल्कलाइन होता है, इसमें प्रोटीन की मात्रा भी अच्छी होती है, इसमें जिंक, सेलेनियम, ऐसी कई अच्छी चीजें होती हैं। हमारे भारत में 6 या 8 तरह की बाजरा है। बाजरा को लोकप्रिय करने का श्रेय डॉक्टर खादर वली को जाता है, जो मैसूर से हैं। डॉक्टर खादर वली ने 25 साल से बाजरा को लोकप्रिय बनाने की कोशिश करी और उसमें बहुत सफल भी रहे हैं।
उन्होंने मिलेट मिशन अभियान शुरू किया है, जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी समर्थन करते हैं। डॉक्टर खादरवली ने बाजरा को फूड एंड लाइफस्टाइल डिजीज, मोटापा, डायबिटीज, हार्ट डिजीज इत्यादि कई बीमारियों में काम लाया है और उनको बहुत सफलता भी मिली है। तो अगर आपको डायबिटीज है, मोटापा है, हार्ट डिजीज है, तो अपने खाने में बाजरा जरूर डालें। अब हेल्थी फैट जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। हेल्थी फैट कहाँ से आता है? हमें प्रकृति से। वो फैट जो हमें प्लांट से मिलता है, जो हमें प्रकृति से मिलता है, वो ही हेल्थी फैट है। जो भी फैट हमें जानवरों से मिलता है, जैसे दूध और मांस से, वो अनहेल्थी है। जो भी फैट हमें नकली तेलों से मिलता है, वो अनहेल्थी है। तो हमारे को 20 से 30% कैलोरीज फैट से आनी चाहिए। इसका मतलब रोज 8 से 10 चम्मच असली तेल और थोड़ा सा घी। अगर आप मोटे हैं तो इससे थोड़ा कम रखें, 5 या 6 चम्मच और 1 चम्मच घी। तो प्राकृतिक तेल कौन से हैं? कच्ची घानी का, सरसों का तेल, कच्ची घानी का, तिल का तेल, कच्ची घानी का, नारियल का तेल। ऑलिव ऑयल को बहुत प्रचलित किया है कि वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, हार्ट हेल्दी है। लेकिन मैं आपको कहूंगी कि आपको भारत में जो भी ऑलिव ऑयल मिल रहा है, वो परिष्कृत ऑलिव ऑयल है, उसमें रिफाइंड तेल मिलाया जाता है, क्योंकि ऑलिव ऑयल बहुत महंगा है। अगर आपको एक बड़ा कनस्तर मिल रहा है ऑलिव ऑयल का, तो आप समझ लीजिए आप रिफाइंड तेल ही खा रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा कनस्तर तो $200-300 में मिलेगा आपको। इतनी छोटी सी बोतल सच्चे ऑलिव ऑयल की आपको $50 में मिलती है। तो आप समझ लीजिए कि आपको जो ऑलिव ऑयल भारत में मिल रहा है, वो ऑलिव ऑयल परिष्कृत है, उसमें रिफाइंड तेल ही है। थोड़ा सा घी खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि घी हमारे पाचन शक्ति के लिए बहुत अच्छा है और हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। अब मुझे कई लोग ये बोलते हैं कि प्राकृतिक तेल, जो कच्ची घानी के तेल हैं, बहुत महंगे हैं। तो मैं कहती हूँ आप काम में ला के देखिए, 1 चम्मच प्राकृतिक तेल आपके लिए 4 चम्मच रिफाइंड तेल के बराबर होगा। तो उल्टा पैसा बचेगा ही, ज्यादा खर्च नहीं होगा। स्प्राउट्स या अंकुरित भोजन को आयुर्वेदा ने प्राण फूड माना है। प्राण मीन्स सोर्स ऑफ लाइफ फूड। इसको सोर्स ऑफ लाइफ फूड इसलिए माना है क्योंकि जब हम किसी चीज को अंकुरित करते हैं, तो उसमें पौष्टिक पदार्थ 30% बढ़ जाते हैं, प्रोटीन 30% बढ़ जाता है, मिनरल ज्यादा हो जाते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। आप यह सुन के हैरान होंगे कि आप अमेरिका में ऑर्गेनिक फूड स्टोर में जाएंगे, तो आपको कई तरह के अंकुरित बीज, बीन्स और धान मिलेगा। 10 या 15 तरह की अंकुरित चीजें आपको मिलेंगी। और अंकुरित की परंपरा किसकी है? हमारी है ये परंपरा, और हमने इसको भुला दिया है। अगर हमें अपना बी कॉम्प्लेक्स बनाए रखना है, तो दवाई गोली लेने की कोई जरूरत नहीं। आप रोज अंकुरित खाइए, अपने सैलेड में डालिए, और आपको बी कॉम्प्लेक्स की कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। अब मैंने आपसे बताया था कि अगर हमारे पेट के जीवाणु अच्छे नहीं हैं, तो हमारे को मोटापा आ जाएगा। अगर हमारे पेट के जीवाणु अच्छे हैं, तो वो हमारी पाचन शक्ति भी बढ़ा के रखेंगे, हमारे को बीमारी से भी बचाएंगे, और हमारे को मोटापे से भी बचाएंगे। तो हमारे जीवाणु अच्छे कैसे होते हैं? हमारे भोजन पे है। अगर हमारा भोजन प्राकृतिक है, पौष्टिक है, जीवित है, तो हमारे जीवाणु भी अच्छे जीवित हैं। तो अगर खाने में भाई फाइबर ज्यादा है, तो अपने आप ही आपके पेट के जीवाणु ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और आपकी पाचन शक्ति अच्छी बनी रहेगी। दूसरा, हमें जीवाणु मिलते हैं दही से। अगर आप छाछ और थोड़ा दही रोज खाएंगे, तो आपको पेट को, पर ये मैं ये नहीं कह रही कि आपको छाछ और दही उस दही से बनानी है जो आपको बाजार से मिलता है, क्योंकि बाजार से जो आपको दही मिलता है, जो पैकेट में आता है, उसको पेस्चराइज किया जाता है, तो उसके सारे के सारे जीवाणु खत्म हो जाते हैं। अगर आपको असली जीवाणु चाहिए, तो आपको अपना घर का जमाया हुआ दही ही चाहिए। दूसरा, हमारे पेट के अच्छे जीवाणु तब बनते हैं जब हम खमीर वाला खाना खाते हैं, और खमीर का सबसे अच्छा खाना उससे बनता है जबकि हम राई के अचार बनाते हैं या राई किसी तरीके से खाते हैं। तो अगर आपको अपने पेट का हाजमा ठीक करना है, आपका बी कॉम्प्लेक्स बढ़ाना है,
तो आप राई जरूर खाइए, तरह तरह से राई बना करके खाइए। हार्मोन्स के संतुलन के लिए जीवन शैली का संतुलन बहुत जरूरी है। जीवन शैली का संतुलन हमारे को सूर्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ है। सूर्य प्रकाश के 24 घंटे के काल चक्र से जुड़ा हुआ है। इस 24 घंटे के काल चक्र को कहते हैं सर्केडियन रिदम। सर्का मीन्स राउंड, डीएन मीन्स डे और रिदम का मतलब लय। सारे ब्रह्मांड के प्राणी इस काल चक्र की लय में रहते हैं। उनका क्या खाना है निश्चित है, कब खाना है निश्चित है, कितनी बार खाना है निश्चित है, कब उठना है निश्चित है, कब सोना है निश्चित है, और कब व्यायाम करना है, कब विश्राम करना है निश्चित है। लेकिन आधुनिक मनुष्य ये सब भूल चुका है, इसीलिए मोटापे और बीमारी का घर हो गया है। तो अगर हमें अपना हार्मोन बैलेंस चाहिए तो हमें अपनी जीवन शैली में संतुलन लाना पड़ेगा। अब संतुलित जीवन शैली हमारे मस्तिष्क की घड़ी से जुड़ी है। जी हाँ, मेडिकल साइंस ने यह दिखाया है कि हमारे मस्तिष्क में घड़ी है, वो हमारे फोरहेड त्राटक के पीछे है, आंखों के पीछे है। यह घड़ी सूर्य के प्रकाश के 24 घंटे के काल चक्र से जुड़ी है। दिन के समय में यह घड़ी सक्रिय है और रात के समय में हर काम रेस्ट, रिपेयर और रिजुविनेट मोड में है। रेस्ट का मतलब आराम, रिपेयर का मतलब मरम्मत और रिजुविनेट का मतलब कायाकल्प। यह घड़ी हमारे शरीर के हर अंग से जुड़ी है। सारे के सारे अंग दिन के समय सक्रिय हैं और रात के समय रेस्ट, रिपेयर, रिजुविनेट के मोड में रहते हैं। यह घड़ी हमारे जीवन शक्ति के 3 व्यवहारों से भी जुड़ी है। कब खाना है, कब नहीं खाना, कब सोना है, कब उठना है और कब व्यायाम करना है, कब विश्राम करना है। और आप समझ सकते हैं कि आधुनिक मनुष्य इन चीजों से दूर हो गया है, परे हो गया है। इसी वजह से स्वास्थ्य बिगड़ गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि सारे ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं, उनका जीवन शक्ति के व्यवहार बंधे बधाए हैं। उनको पता है कब उठना है, कब सोना है, कब खाना है, कब नहीं खाना, कब व्यायाम करना है, कब विश्राम करना है। लेकिन आधुनिक मनुष्य इन चीजों को भूल गया है और अगर जीवन शैली संतुलित करनी है तो इन सब चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। सबसे ज्यादा जरूरी मूल व्यवहार जीवन शक्ति का व्यवहार है हमारी नींद, हमारी गहरी नींद। अगर हमारी नींद गहरी नहीं तो हम खुद ब खुद ज्यादा खा लेंगे। अगर हम देर से सो रहे हैं तो हमारे शरीर में गर्लिन हार्मोन बढ़ जाती है। ये गर्लिन हार्मोन हमारी भूख को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। इसके साथ जब हम रात को देर से खाते हैं तो हमारा आहार पौष्टिक नहीं होता, हम स्नैक ज्यादा खा लेते हैं। इसीलिए जो लोग देर से सोते हैं, जो लोगों की नींद गहरी नहीं है, वो सब मोटे हो जाते हैं। और मैंने आपको ये कविता की 2 लाइनें सुनाई थी, गहरी निद्रा का है स्वास्थ्य से गहरा संबंध, अगर निद्रा है कम तो बढ़ जाएगा 10 किलो। अगर नींद ठीक नहीं तो आप गतिशील भी नहीं होंगे, दूसरे दिन सुस्ती आती रहेगी और इसकी वजह से भी आपको मोटापा ज्यादा आ जाएगा। जो गहरी नींद है हमारे शरीर में हार्मोनल बैलेंस लाती है और अगर नींद गहरी है तो हमारी इंसुलिन भी ज्यादा सक्रिय है, हमारी थायराइड हार्मोन भी सक्रिय है, हमारी कॉर्टिसोल भी ज्यादा सक्रिय है, ढीली नहीं पड़ेगी और इसकी वजह से मोटापा नहीं होगा। जब हमारी नींद पूरी नहीं तो गर्लिन हार्मोन मैंने बताया बहुत बढ़ जाएगी और जो हमारी तृप्ति के हार्मोन लेप्टिन है वो कम हो जाएगी। तो अगर आपकी नींद अच्छी नहीं तो आप खाना ज्यादा खाएंगे, आपको तृप्ति नहीं होगी। अब गहरी नींद कब आती है? गहरी नींद का समय है 12 और 3 के बीच में। पर 12 और 3 के बीच में गहरी नींद तभी आती है अगर आप उससे 12 से 1-2 घंटे पहले सो गए, 10 या 11 के बीच में सो गए। अब हम सब यही समझते हैं कि सोने का समय निश्चित करता है हम बिस्तर में कब जा रहे हैं। नहीं, सोने का समय निश्चित करता है हम सुबह को उठ कब रहे हैं। अगर हम सुबह को 5 और 7 के बीच में उठ जाते हैं तो हमें खुद ब खुद नींद 10 और 11 बजे आ जाएगी। तो अगर आप पार्टी से रात को 2 बजे आ रहे हैं और सो रहे हैं तो दूसरे दिन 9 और 10 और 11 बजे उठेंगे तो आपकी दूसरे दिन की नींद भी बिगड़ जाएगी। अगर आपको दूसरे दिन की नींद को ठीक करना है तो आप उसी समय उठिए जब आप हमेशा उठते हैं।
अगर ऐसे करेंगे तो आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा ही बना रहेगा। गहरी नींद हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर नींद गहरी नहीं आती तो शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, वो हमें मोटापा कर देता है। इसीलिए मैंने आपको ये कविता सुनाई, गहरी नींद का है स्वास्थ्य से गहरा संबंध, अगर निद्रा है कम तो बढ़ जाएगा 10 किलो वजन। और हमारी नींद क्यों बिगड़ी हुई है आजकल आधुनिक जीवन में? क्योंकि हम रात को देर से खाते हैं। जब हम रात को देर से खाते हैं तो पेट में गर्मी आ जाती है, इसको आयुर्वेद में बोलते हैं जठराग्नि। अगर हमारा टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है पेट का, या जठराग्नि आ जाती है, तो गहरी नींद नहीं आती। गहरी नींद के लिए हमारे को हमारे पेट का टेम्परेचर 1 डिग्री कम चाहिए। दूसरा, गहरी नींद न आने का कारण या अच्छी नींद न आने का कारण है कि हम सुबह को देर से उठ रहे हैं। अगर हम सुबह को देर से उठ रहे हैं तो रात को गहरी नींद नहीं आ सकती। सुबह को उठने का सबसे अच्छा समय है 5 से 7। उसके साथ सूर्य प्रकाश का सेवन जरूर करेंगे तो आपकी गहरी नींद बहुत अच्छी हो जाएगी। देर से सोना, देर से सोने से भी हमारी गहरी नींद बिगड़ जाती है। हमारी गहरी नींद का समय है 12 से 3। अगर उससे पहले 1 या 2 घंटे पहले हम न सोएंगे तो हमें गहरी नींद ना आएगी। और आजकल हम क्या कर रहे हैं, हमारे युवा वर्ग क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, ब्लू लाइट देख रहे हैं डिजिटल डिवाइसेस की, जिसकी वजह से गहरी नींद बिगड़ जाती है। क्योंकि ब्लू लाइट जो है हमारे मस्तिष्क की मेलाटोनिन, जो हमारी नींद की हार्मोन है, उसका लेवल गिरा देती है। सोशल मीडिया और वाद विवाद हमारे विचारों की विचारधारा बहुत तेज कर देते हैं, और इसकी वजह से भी नींद बिगड़ जाती है। तो अगर आप अपनी नींद के ऊपर ध्यान करेंगे तो समझ लीजिए आप 10 या 15 किलो वजन अपना कम कर रहे हैं। ते कब हैं और हम उपवास कब करते हैं, ये सारा हमारे मस्तिष्क की घड़ी में अंकित है। अगर हम ज्यादा समय तक खा रहे हैं और उपवास नहीं कर रहे तो हम खुद ब खुद मोटे हो जाएंगे, क्योंकि यह हमारे संतुलित जीवन क्रिया में नहीं बना हुआ है। खाना खाना है तो आपको दिन के समय ही खाना है, और अच्छे से अच्छा समय खाने का होता है 7 से 7। इससे भी अच्छा समय होता है 9 से 7। अगर आप 10 घंटे दिन में खाएंगे और 14 घंटे के उपवास में रहेंगे तो आप कभी मोटे नहीं हो सकते। आप देखेंगे कि बच्चे 9 बजे से पहले खाना नहीं चाहते, क्योंकि हमारी पाचन शक्ति शुरू ही नहीं होती 8 या 9 बजे से पहले। फिर भी माँ बाप छोटे बच्चे को मार पीट करके इसको खिला देते हैं। तो आप समझिए कि बच्चे को कि खाने का संतुलन कौन बना रहा है, उसके मस्तिष्क की घड़ी। फिर हम इंसान उसको बिगाड़ देते हैं। तो हमारा जो उपवास का समय है वो हमारे खाने के समय से ज्यादा होना चाहिए। सबसे अच्छा होता है 10 घंटा खाने का समय, 14 घंटा उपवास का समय। दिन में खाना 2 या 3 बार से ज्यादा खाना अच्छा नहीं। आप खाना जितनी बार खाएंगे उतनी ही बार आपकी इंसुलिन चढ़ेगी, और इंसुलिन अगर शरीर में ज्यादा है तो आपको मोटापा भी आएगा और भूख भी ज्यादा लगेगी। तो एक छोटी सी चीज आपको बताऊंगी कि अगर आप खाएं दिन में 1 या 2 बार तो आप बने योगी, खाएं दिन में 2 या 3 बार तो बने भोगी, और खाएं 4 बार से ज्यादा तो आप बनेंगे रोगी। तो जितनी बार ज्यादा खाएंगे उतनी बार आपकी इंसुलिन ज्यादा बढ़ेगी, उतना ही आपको मोटापे की खतरा ज्यादा रहेगा। ये ध्यान रखें कि दिन में बार बार न खाएं। हालांकि हमारे डाइटिशियंस हमें कहते हैं हर 2-2 घंटे खा लीजिए, पर यह प्रणाली ठीक नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि रात के 8 बजे खाने के बहुत ही नुकसान हैं। एक तो यह है कि 8 बजे के बाद जो हम खाते हैं उसमें से जो भी हमें ग्लूकोज मिलता है वो चर्बी में बदल जाता है। दूसरी बात यह है कि हमारी आंतड़ियां 10 बजे के बाद बहुत ढीली पड़ जाती हैं। तो अगर आप खाना रात का 10 बजे उसमें डाल देते हैं तो वो वहीं पड़ा रहता है और सड़ने लग जाता है। और रात के टाइम में मैंने बोला कि शरीर में आपके कोई ऊर्जा की जरूरत नहीं, और जब ऊर्जा की जरूरत नहीं है तो जो भी ग्लूकोज आपके शरीर में आया वो सब फैट में बदल जाता है। तो देर से खाना खाने से आपको एसिड रिफ्लक्स, इंडाइजेशन की बीमारी होगी, साथ में साथ मोटापा होगा, क्योंकि आपके शरीर में फैट ज्यादा होगा। तो जो भी खाना
आप 8 बजे के बाद खा रहे हैं, चाहे वो कितना भी पौष्टिक हो, वो आपके लिए अच्छा नहीं, वो आपको फिर भी मोटा बनाएगा, वो फिर भी फैट में ही बदल जाएगा। तो मैं एक तुलना करना चाहती हूँ कि 1970 के पहले हमारे जनता में मोटापा और सारे विश्व में मोटापा 1% से भी कम था, और आज हमारा हर दूसरा या तीसरा मनुष्य मोटा है, खास करके शहरों में। इसका कारण क्या है? तो हम दोनों की तुलना करते हैं कि 1970 से पहले हम क्या कर रहे थे और 1970 के बाद हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि सारा मोटापा जो है पिछले 50 सालों में ही आया है। तो 1970 से पहले, और मुझे अच्छी तरह से याद है हमारी दादी नानी क्या करती थी और हम क्या करते थे, हम दिन में 2 या 3 बार खाना खाते थे, और 1970 के बाद हम खाना 2-3 बार खा लेते हैं और कई बार चाय और स्नैक्स खा लेते हैं। तो दिन में 5 या 6 बार खा लेते हैं। हर बार हम खाना खाते हैं, हमारा इंसुलिन के का लेवल बढ़ जाता है, और आपने देखा, मैंने कहा कि इंसुलिन लेवल ज्यादा का मतलब मोटापा ज्यादा। हम 1970 से पहले दिन के समय खा रहे थे, हम अपनी संतुलित दिनचर्या के हिसाब से रह रहे थे, और अब हम रात को देर से खा रहे हैं, रात को 11-12 बजे तक भी खाते हैं। फीडिंग ड्यूरेशन, हम कितना समय खाना खाते हैं? 1970 से पहले ज्यादा से ज्यादा लोग 10 या 12 घंटे खाते थे, 12 और 14 घंटे उपवास में रहते थे, और अब 1970 के बाद 50 साल में हमारे खाने की क्रिया 24 घंटे के काल चक्र में 14 या 16 घंटे चलती रहती है, कईयों की तो इससे भी ज्यादा चलती रहती है। तो हमारा उपवास का समय 1970 से पहले 12 या 14 घंटे था, और अब मुश्किल से 8 या 10 घंटे है। तो हमें मोटापा क्यों ना आएगा? हमारी जीवन शैली में गतिशीलता कम हो गई है, और मैंने आपको बताया कि 70 से 80% ग्लूकोज जो हमें भोजन से आता है, वो हमारी मसल्स यूज करती हैं ऊर्जा बनाने के लिए। अगर मसल्स नहीं काम कर रही हैं, तो वो ऊर्जा काम नहीं आ रही, तो ग्लूकोज से ऊर्जा नहीं बनती, उसकी जगह से उसका फैट बन जाता है। और आजकल कई चीजें हैं जिसकी वजह से हम गतिशील नहीं है। खाना बना बनाया मिल रहा है, रिमोट कंट्रोल है, सारा दिन कुर्सी पे बैठने में निकल जाता है, और अगर 100 कदम भी चलना होता है तो हमें गाड़ी की जरूरत पड़ती है। तो एक्सरसाइज करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? अगर आप देखेंगे तो कई युवा एक्सरसाइज रात को 7 बजे के बाद करते हैं। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब आप एक्सरसाइज रात को 7 बजे के बाद करते हैं, तो उसका मतलब आप खाना भी बहुत देर से खाएंगे, और अगर आप खाना देर से खाएंगे तो आपके शरीर में चर्बी ज्यादा आएगी। ये मैंने आपको कई बार बताया। दूसरा, जब आप रात को देर से एक्सरसाइज करते हैं 7 बजे के बाद, तो आपके शरीर में एड्रेनलिन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और एड्रेनलिन एक्साइटमेंट की हार्मोन है। उस एक्साइटमेंट की वजह से आपको गहरी नींद नहीं आएगी। तो अगर आप एक्सरसाइज रात को देर से कर रहे हैं, तो आप अपनी नींद को बिगाड़ रहे हैं। एक्सरसाइज करने का सबसे अच्छा समय है सुबह को, और वो भी खाली पेट, खाना खा के नहीं, खाली पेट। क्योंकि अगर हम खाली पेट एक्सरसाइज करेंगे, तो हम अपने शरीर के फैट को ऊर्जा के रूप में बदलेंगे, और अगर हम खाना खा लेंगे तो हमारे को ग्लूकोज आ जाएगा, और जो ऊर्जा पहले, जो फैट पहले से पड़ा हुआ है, वो काम में नहीं आएगा। तो एक्सरसाइज सुबह को करनी है, और वो भी खाली पेट, अगर हमें शरारा रहना है और स्वस्थ रहना है। सुबह को एक्सरसाइज करने का एक बहुत बड़ा फायदा यह रहता है कि आपको सूर्य प्रकाश के सेवन का अवसर मिलता है। जब सूर्य प्रकाश का सेवन सुबह को करते हैं, तो नींद की हार्मोन मेलेटोनिन बनती है। उसके साथ ही साथ मेलेटोनिन के साथ भी हमारे को सेरोटोनिन हार्मोन भी आती है, जो कि हमारे मूड को बहुत अच्छा रखती है। जिन लोगों को डिप्रेशन होता है, उनको सेरोटोनिन की मात्रा बहुत कम होती है। तो अगर आप सुबह को सूर्य प्रकाश का सेवन करेंगे, तो आपका मूड भी अच्छा बना रहेगा, डिप्रेशन भी नहीं होएगा, और नींद भी अच्छी आएगी। यही नहीं कि हमें सुबह को सिर्फ व्यायाम ही करना है, सारे दिन हमें गतिशील रहना है, और कम से कम 8 या 10 हजार स्टेप्स, अगर आप यंग हैं, हेल्थी हैं, अगर आप ज्यादा गतिशील नहीं रह सकते, तो कम से कम 3, 4 या 5 हजार स्टेप्स रोज जरूरी चलिए, पर सारा दिन ही गतिशील रहिए। उससे हमारे शरीर की ऊर्जा जो है वो
काम में आती रहती है और निकम्मी होकर के फैट बन के नहीं बैठ जाती। हमारे एक्सरसाइज के नियम जो हैं वो हमारी परंपरा में ही अंकित है, हमारी सभ्यता में ही है। तो आपका सबसे अच्छा रूटीन ये है कि सुबह शुरू करें योगा और प्राणायाम। इससे न कि शारीरिक शक्ति बढ़ेगी पर मानसिक शक्ति भी बढ़ती है। सुबह को चलना बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज में चलना जरूरी है। अगर आप चलने को, वॉकिंग को थोड़ा एरोबिक अंश देना चाहते हैं तो 5 मिनट तो आप अपनी साधारण गति से चलिए और 2 मिनट ज्यादा गतिशील हो जाइए, तो आपको थोड़ा सा एरोबिक का बेनिफिट भी मिल जाएगा। एरोबिक का मतलब ये है कि वो एक्सरसाइज जो हमारे फेफड़ों को और हार्ट को ज्यादा काम करने देती है और ऑक्सीजन भी शरीर में बढ़ाती है। तो आपको अपने हार्ट की एक्सरसाइज करनी है, लंग्स की एक्सरसाइज करनी है, तो उसके लिए थोड़ा एरोबिक एक्सरसाइज करना जरूरी है। स्टेयर क्लाइंबिंग, सीढ़ियां चढ़ना भी एरोबिक एक्सरसाइज है। अगर आपकी बिल्डिंग में सीढ़ियां हैं तो दिन में 2 या 3 बार उनको जरूर चढ़ें, उससे आपको एरोबिक एक्सरसाइज का फायदा होगा। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सारा दिन गतिशील रहें, 7 से 10 हजार स्टेप्स रोज लें। ये नहीं कि सुबह को एक्सरसाइज करी और बाकी दिन थक गए। वेट ट्रेनिंग से हमारी मसल्स बढ़ती हैं और अगर आपके पास फैंसी वेट्स नहीं है तो पानी की बोतल से जब आप बैठे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, तो अपनी बाहें चलाइए, अपनी टांगे चलाइए, तो उससे आपको वेट ट्रेनिंग का फायदा होगा। अब सेक्शन 8 में हम यह बताएंगे कि अपने शरीर में जो चर्बी ज्यादा जमा है उसको कैसे निकालना है, और इसकी सबसे अच्छी चिकित्सा प्रणाली है टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग, नियमित समय पे खाना। इंटरमिटेंट फास्टिंग इसके लिए ठीक शब्द नहीं है, क्योंकि फास्टिंग का मतलब होता है कि आप 24 घंटे में कम खाना खा रहे हैं, उपवास में हैं तो कम खाना खा रहे हैं। ये है नियमित समय में खाना और बाकी समय उपवास। तो टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग हमें यह कहती है कि आप कैलोरीज की तरफ तो मत देखिए, जितनी आपको भूख है खाइए, पर वो नियमित समय में ही खाइए। तो आपको कैलोरीज को देखने की जरूरत नहीं, जैसे कि आप डाइट प्लान्स में करते हैं, सिर्फ घड़ी की तरफ देखिए। दिन में खाना 8 घंटे में खाइए और आप उपवास में 16 घंटे रहिए। अगर आपको अपने शरीर में चर्बी घटानी है, इससे कोई उत्तम उपाय नहीं है। आपके खाने पे उस 8 घंटे में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपका जितना इच्छा करती है खाइए, पर सबसे जरूरी बात यह याद रखें कि ये जो खाना है वो प्राकृतिक, पौष्टिक और जीवित होना चाहिए, मतलब शाकाहारी होना चाहिए। अब ये चिकित्सा प्रणाली किसने शुरू करवाई? ये चिकित्सा प्रणाली पे सबसे बड़ी शोध करी डॉक्टर सचिन पांडा ने। डॉक्टर सचिन पांडा जेनेटिसिस्ट हैं और वो साक इंस्टीट्यूट सैन डिएगो में काम करते हैं। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर एक्सपेरिमेंट किया। ये एक्सपेरिमेंट चूहों पे किया। उन्होंने 36 चूहे लिए जो सेम ही माँ बाप के थे, उनके माँ बाप वही थे। तो उनमें से उन चूहों को 2 हिस्सों में उन्होंने बांटा। 18 चूहों को तो उन्होंने बिल्कुल नियमित समय पे खाने पे लगाया। अब आप जानती हैं कि चूहा जो है वो निशाचर होता है, रात को 12 घंटे खाता है और दिन के समय सो जाता है। तो 18 घंटे तो अपने नियमित समय में खा रहे थे और बाकी जो 18 चूहे थे उनके सामने खाना 24 घंटे के लिए छोड़ दिया। अब चूहा जो है वो सूंघ पे खाता है, अगर उसको खाने की सूंघ आती रहेगी तो वो खाता ही रहेगा। तो आप समझे कि ये वाले चूहे जिनको पूरी खुली छूट दी गई तो वो सारा दिन खा रहे थे और दोनों चूहों का खाना बराबर की मात्रा का था, सेम ही कैलोरीज दोनों को मिल रही थी, सेम ही तरह का खाना मिल रहा था। तो 16 सप्ताह के बाद जब उन चूहों को देखा गया तो ये पाया गया कि जो चूहे नियमित समय पे अपने समय पे खाना खा रहे थे वो उतने ही वजन पे रहे, वो उतने ही गतिशील रहे, और जो चूहे सारा दिन खा रहे थे, 24 घंटे खा रहे थे, उतना ही खाना खा रहे थे, वो दुगने मोटे हो गए। यह मोटे ही नहीं हुए, उनका ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, उनके लिवर में फैट आ गया, उनके शरीर में सोजन आ गई और चलने फिरने गतिशीलता पे भी बंधन आ गया। फिर इन्हीं मोटे चूहों को वापस नियमित समय के खाने पे लगा दिया गया। फिर से जब उनको नियमित समय पे खाने पे लगा दिया गया
तो कुछ ही हफ्तों में ये चूहे वापस मोटे से पतले हो गए और उनकी ये सारी एबनॉर्मेलिटीज, ग्लूकोज की, फैटी लिवर की, गतिशीलता की, स्वेलिंग की, सब बीमारियां चली गई और वापस पतले हो गए। तो इससे हमें क्या ज्ञान मिला? यही ज्ञान मिला कि अगर आप नियमित समय पे खाएंगे तो आप मोटे नहीं हो सकते, और नियमित समय जो है उसको कम कर देंगे तो आपके शरीर से फैट चला जाएगा और पतले हो जाएंगे। तो हमारा शरीर दो स्थितियों में रहता है, एक तो जब आप खाना खा रहे हैं और एक जब आप उपवास की स्थिति में हैं। जब आप खाना खा रहे हैं तो शरीर में इंसुलिन आ रही है, शुगर जो है फैट बन करके आपके लिवर में जा रही है, क्योंकि शुगर का ये भी काम है कि रिजर्व एनर्जी बनाए और फैट हमारा रिजर्व एनर्जी है। जब हम उपवास की स्थिति में हैं, खाना नहीं खा रहे, तो इंसुलिन का लेवल गिर जाता है। जब इंसुलिन का लेवल गिर जाता है तो जो फैट हमारा स्टोर में है, लिवर में है, शरीर में है, पेट में है, वो ऊर्जा में चेंज होता है, ऊर्जा में बदल जाता है और धीरे धीरे करके खाली हो जाता है। तो नियमित समय खाने से यह फायदा होगा कि आप अपने शरीर का फैट धीरे धीरे करके काटते जाएंगे, और यही टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग की चिकित्सा प्रणाली है। मैंने आपको बताया कि हमारी पाचन शक्ति सबसे अच्छी होती है 12 घंटे, 8 से 8 या 7 से 7। पर नियमित उपवास जिसमें कि आपको अपने शरीर का फैट काटना है, निकालना है, तो आपको उससे भी कम समय में खाना खाना है, 8 घंटे में, और 16 घंटे उपवास में रखना है। तो इसका मतलब आपके इंसुलिन का लेवल 16 घंटे तक इतना कम होगा कि आप अपने शरीर का फैट ऊर्जा में बदलते रहेंगे और उसको खत्म करते रहेंगे, और ऐसे आप धीरे धीरे करके अपना वजन घटाते जाएंगे। तो आपके सामने ये मैंने थोड़ा सा ग्राफ बनाया है कि अगर आप दिन में 2 बार खाना खा रहे हैं और वो खाना आप 8 घंटे के बीच में खा रहे हैं, लंच खा रहे हैं, डिनर खा रहे हैं और ब्रेकफास्ट को निकाल देते हैं, तो आप 8 घंटे तो खा रहे हैं और बाकी 16 घंटे आप नहीं खा रहे हैं। तो आपकी इंसुलिन सिर्फ 8 घंटे तक चढ़ेगी और 16 घंटे तक नीचे रहेगी। और जब इंसुलिन नीचे रहेगी तो आप क्या कर रहे हैं? फैट को अपने शरीर से धीरे धीरे करके निकाल रहे हैं, उसको ऊर्जा में बदल रहे हैं। तो अगर आप टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग प्लान पे जाते हैं, नियमित समय पे खाने के प्लान पे जाते हैं जिसमें आप 16 घंटे उपवास पे हैं, तो आपका वजन कैसे कम होगा? पहले महीने में आप 4 या 5 किलो वजन घटा आपका 4 या 5 किलो वजन घट जाएगा। 2 और 6 महीने के बीच में आपका वजन 2 किलो हर महीने में कम हो जाएगा। तो जब आप 6 महीने तक पहुंचेंगे तो आपका वजन 12 या 15 किलो तक कम हो जाएगा, और 1 साल के अंदर ये वजन 20 या 25 किलो कम हो जाएगा। और इसके लिए आपको कोई डाइट प्लान आना जाना की कोई जरूरत नहीं है। आप नियमित समय पे खाना खाइए, जितना आप खाना चाहते हैं पेट भर के खाइए, पर प्राकृतिक भोजन खाइए। ये इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप शाकाहारी पौष्टिक आहार इस चिकित्सा प्रणाली के साथ खाएं। आज सारे विश्व में लोग लाखों की तादाद में, खास करके पश्चिमी देशों में, वीगन बन रहे हैं। वीगन का मतलब शाकाहारी, दूध भी नहीं। वो इसलिए क्योंकि अब ये ज्ञान आ गया है लोगों को कि हमारे दिल की बीमारी की रिस्क बहुत कम हो जाती है अगर हम वीगन खाने पे हैं। क्योंकि वीगन खाना जिसमें न मांस है न दूध है, उसमें सैचुरेटेड फैट जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है वो बिल्कुल होता ही नहीं है। इसीलिए कहती हैं जब आप मीट ईटर भी हैं और दूध भी पी रहे हैं, और या शाकाहारी हैं और दूध भी पी रहे हैं ज्यादा मात्रा में, तो हार्ट अटैक की रिस्क रहती है। पर अगर आप वीगन हैं तो हार्ट अटैक की रिस्क बिल्कुल ही कम हो जाती है। तो अगर आप शाकाहारी खाना खा रहे हैं, दूध कम पी रहे हैं या दूध का बहिष्कार कर रहे हैं, तो आप हमारे पर्यावरण की बहुत मदद कर रहे हैं, इस पृथ्वी को बचा रहे हैं। इस पृथ्वी पे 7.5 बिलियन मनुष्य हैं। उन मनुष्यों के मांस और दूध के लिए
20 बिलियन 3 गुना जानवर हैं या पक्षी हैं जिसको मनुष्य खा रहा है। तो जितने मनुष्य हैं उससे 3 गुना वो जानवर, वो पक्षी हैं जिसको मनुष्य या तो खा रहा है या उसमें से दूध ले रहा है। अब ये सोचिए कि 40% जो हमारे धरती पे अनाज उगता है वो अनाज इन्हीं जानवरों को और पक्षियों को खिलाने में लग जाता है, चिकन फिश को खिलाने में लग जाता है। और 70% पानी जो हमारी धरती पे है, फ्रेश वाटर, जिसकी आजकल कितनी कमी है, वो इन जानवरों की सेवा में जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप शाकाहारी हुए, खास करके वीगन हुए, तो आप इस धरती का कितना फायदा कर सकते हैं। तो इतने जंगल काटने की जरूरत न होगी और पानी भी बचा रहेगा अगर हम शाकाहारी हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलियन वीगन सोसाइटी ने एक अद्भुत स्टडी करी। उन्होंने ये देखा कि किस खाने को बनाने में कितना पानी खर्च होता है। तो उन्होंने देखा कि जितना बड़ा जानवर हो, जैसे बीफ बनाने में 15,000 लीटर पानी लगता है 1 किलो बीफ बनाने में। उसकी जगह अगर चिकन हो तो 1 किलो चिकन के लिए 3,000 लीटर पर किलो पानी की जरूरत होती है। पर उसी जगह पे अगर हमें 1 किलो सब्जियां बनानी हो, जैसे आलू हो, ब्रोकली हो, टोमेटोज हो, तो उसको उसके 1 किलो बनाने के लिए हमें सिर्फ 200 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। इसी तरह मोटा धान जैसे बाजरा, ज्वार होता है, तो उनका 1 किलो बनाने के लिए, उगाने के लिए हमें सिर्फ 200 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। तो आप समझ सकते हैं कि जो खाना हमें जानवरों से आता है, जो दूध हमें जानवरों से आता है, उसको बनाने के लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो अब सबसे आखिर में मैं आपको नेचुरल सोल्यूशन टू ओबेसिटी, प्राकृतिक सोल्यूशन जो है, प्राकृतिक क्योर है जो ओबेसिटी, उसके ज्ञान मोती देना चाहूंगी। और वो ज्ञान मोती 5 हैं। सबसे पहले, हमें क्या खाना है? खाना क्या है? नेचुरल, प्राकृतिक भोजन जो हमें पेड़ पौधों से मिलता है। दूसरा, पर्ल ऑफ विजडम, ज्ञान का मोती, व्हेन टू ईट, कब खाना है? खाना है जो सबसे अच्छा हजम होगा, जिससे मोटापन न होगा, वो खाना दिन के समय का खाना है। क्योंकि दिन के समय हमारा शरीर ऊर्जा बना रहा है और जो भी ग्लूकोज हमें खाने से मिलता है वो ऊर्जा में बदल जाता है। पर जो भी खाना हम रात को 8 बजे के बाद खाते हैं, तो रात को 8 बजे ऊर्जा की कोई जरूरत नहीं होती। इसीलिए जितना भी ग्लूकोज शरीर में होता है वो फैट बन जाता है और इसीलिए मोटापा हो जाता है। तो अगर एक आदत आप बदलें जो बहुत अच्छी होगी आपके लिए, वो यह है कि रात को 8 बजे के बाद नहीं खाएं। कितनी बार दिन में खाना है? 2 या 3, उससे ज्यादा नहीं। इसका कारण है कि आप जितनी बार दिन में खाएंगे उतनी समय तक आपकी इंसुलिन चढ़ी रहेगी। जब तक आपकी इंसुलिन चढ़ी रहेगी तब तक आपके शरीर में चर्बी बढ़ती जाएगी। उसके बाद कब उठना है, कब सोना है, हमने आपको बताया कि सोना किसके ऊपर निर्भर करता है? हम उठ कब रहे हैं सुबह को। अगर हम 5 और 7 के बीच में उठेंगे तो हमें खुद ब खुद नींद रात को 10 और 11 बजे के बीच में आ जाएगी। और हमने आपको बताया कि कितनी ही स्टडीज मेडिकल साइंस ने बताया है कि अगर आपकी निद्रा कम है तो फिर आपका वजन बढ़ जाएगा। गहरी निद्रा का है स्वास्थ्य से गहरा संबंध। अगर निद्रा है कम तो बढ़ जाएगा 10-15 किलो वजन। और आखिर में एक्सरसाइज और रेस्ट, व्यायाम करने का सबसे अच्छा समय है सुबह को, क्योंकि सुबह को हम जब खाली पेट व्यायाम करते हैं तो हम अपने शरीर की चर्बी को यूज करते हैं और इस तरह से मोटापा कम हो जाता है। तो व्यायाम का भी समय निश्चित है। व्यायाम जो 7 बजे के बाद किया जाता है उसका कोई फायदा नहीं। एक तो बात तो ये होती है कि रात को अब जब आप देर से व्यायाम करते हैं तो खाना भी देर से खाते हैं, तो देर से खाना खाएंगे तो शरीर में चर्बी बढ़ेगी। दूसरा, जब रात को देर से एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर में एड्रेनलिन जैसी हार्मोन्स आ जाती हैं जो हमारे को रात को अच्छी तरह से सोने नहीं देती।
तो जो हमारे सेहत के लिए अच्छा है वही हमारे विश्व के लिए अच्छा है, वही हमारी धरती के लिए अच्छा है। तो खुद भी जियो, दूसरों को भी जीने दो। यही मेरा आखिरी मैसेज है। पर खत्म करने से पहले मैं एक 6 लाइन का सार आपको देना चाहती हूँ। और वो 6 लाइन का सार जो है वो समझ लीजिए, आपको बताता है आपको करना क्या है 6 लाइनों में। तो ये मैं कविता के रूप में पेश करूंगी। अन्न और दूध की मात्रा रहे कम से कम, अन्न और दूध की मात्रा रहे कम से कम, मांस और मीठा देते बीमारी का गम। कृत्रिम तेल से रही हमेशा दूर, शुद्ध तेल और घी है ताकत से भरपूर। पौष्टिक आहार और संतुलित दिनचर्या का रहे हमेशा साथ। पौष्टिक आहार, संतुलित दिनचर्या का रहे हमेशा साथ। अनुशासित व्यायाम और उपवास में रहे सदा विश्वास। नमस्कार।